अब तक जो है वो देखा था, वो ये देखा था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसमें इम्पोर्टेंट डिफरेंस, एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो बच गया था बताने के लिए, वो ये है कि इस प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम देखें तो इसमें, इस प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो इसमें जो है वो डिवीजन ऑफ लिवर नहीं होता है, क्योंकि ये एक सिंगल सेल है और ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लिवर। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये कि इस प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो डिवीजन ऑफ लिवर। इसमें जो है डिवीजन ऑफ लिवर नहीं होता है, नो डिवीजन, नो डिवीजन ऑफ लिवर। इसमें डिवीजन ऑफ लिवर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो सिंगल सेल है, इट कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर organisms, organisms is controlled by, is controlled, or we can say performed, performed by single cell, single cell or the cell itself, or the cell itself। वही सेल जो है वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो इस तरह की बातें नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में के अंदर साइटोप्लाज्म में पार्टीशन होता है, देयर इज पार्टीशन इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो पार्टीशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट्स। तो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं और हर जो कंपार्टमेंट है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में इस तरह से क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, एंड दोज कंपार्टमेंट्स when they are enclosed by the cytoplasmic membrane, then they are called as organelles, तब उन्हें हम organelles कहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है यूकैरियोटिक सेल में कि इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल, इसमें हम ये कहेंगे कि इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल there is compartmentalization, there is compartmentalization in the cytoplasm, there is compartmentalization, mentalization, ये compartmentalization होता है, compartmentalization of cytoplasm, cytoplasm, ठीक है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ, कैसे होता है, तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ, बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनने की वजह से साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, और हर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, ईच कंपार्टमेंट
द कंपार्टमेंट फॉर्म, जो कंपार्टमेंट बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द कंपार्टमेंट दस फॉर्म्ड, द कंपार्टमेंट दस फॉर्म्ड, ये जो बनते हैं इस तरह से, फॉर्म्ड इज कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स। और इस सेल ऑर्गेनेल्स की क्या खासियत होती है कि ईच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे इस तरह से डेवलप हो जाता है कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से। दस इस तरह से हम क्या कहेंगे? दस डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ये डिवीजन ऑफ लेबर इसमें डेवलप हो जाता है। लेबर develops in eukaryotic cell, in eukaryotic cell due to compartmentalization, compartmentalization, compartmentalization। इस कंपार्टलाइजेशन की वजह से क्या है? उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ईच सेल ऑर्गेनेल, ईच सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल performs specific function, performs a specific function। ये स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करता है, स्पेसिफिक फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। अब जरा हम लोग देखेंगे एक करके कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं और क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके जरा हम बताते हैं आपको कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए पहला तो ये होता है, पहली चीज होती है उसके अंदर जो है न्यूक्लियस। जैसे हम देखें कि एक कंपार्टमेंट जो होगा वो न्यूक्लियस का कंपार्टमेंट होता है, न्यूक्लियस, इसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस ये पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस ये पाया जाएगा तो इसका निकनेम क्या है? निकनेम इसको मतलब कि एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, तो इसको इसका जो है निकनेम है, इसका जो निकनेम है, निकनेम इसको हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये निकनेम इसका क्या है? इसका निकनेम है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। दिस इज कंट्रोल सेंटर, दिस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो इसको कंट्रोल सेंटर क्यों कहते हैं उसके बारे में देखें जरा। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द रीजन? तो रीजन ये होता है कि ये न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है दिस न्यूक्लियस। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि बिकॉज, बिकॉज क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज इट कंट्रोल्स, ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल द functions of cell, all the functions of cell, इस सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मास्टर मॉलिक्यूल, मास्टर मॉलिक्यूल, मास्टर मॉलिक्यूल कॉल्ड डीएनए। सिर्फ मास्टर मॉलिक्यूल होता है डीएनए। तो डीएनए इस तरह से इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल है, हेंस डीएनए इज इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल। तो इस डीएनए में सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए इज, यहाँ पे और क्या कहेंगे कि डीएनए, डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए को क्या कहते हैं? डीएनए इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल,
इंफॉर्मेशनल, इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल कहते हैं, या इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मॉलिक्यूल कहते हैं, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मॉलिक्यूल इसे कहते हैं मॉलिक्यूल। क्यों कहते हैं? बिकॉज it contains all the info, it contains all informations, ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं, all information for the formation, for the formation, for the formation of होल ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने का इसमें इंफॉर्मेशन होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इन्हें जो है हम मास्टर मॉलिक्यूल डीएनए कहते हैं, डीएनए को इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल कहते हैं। और डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, इसी वजह से क्या होता है कि जितने फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का जो इंफॉर्मेशन है इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है कि इसको कंट्रोल सेंटर क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जानना हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, लेकिन उससे पहले यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन कह लीजिए या उसको निकनेम कह लीजिए, क्या नाम दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो आज ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें जानना, यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी हैं उनका क्या निकनेम है और क्यों उनको ऐसा कहा जाता है। सो इन द सेम कंटेक्स्ट हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं कि उसमें और क्या पाया जाता है। तो देखिए सेकंड चीज है ये कि इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, सेकंड इज व्हाट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है ये राइबोसोम्स पाया जाता है, लेकिन इस राइबोसोम में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इट इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो साइटोप्लाज्म में इकलौता एक ऐसा स्ट्रक्चर है ये जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, बाकी जितने ऑर्गेनेल हम पढ़ रहे हैं उसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है, बट ये राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं हो। तरह से और डिफाइन कर ले, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि राइबोसोम क्या है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना जरूरी है कि राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम इज, इसको कहेंगे हम राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनस, ए मेम्ब्रेनस, ए मेम्ब्रेनस, ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसके बाहर में कोई कवरिंग नहीं होती, मेम्ब्रेन जैसी कोई कवरिंग नहीं होती। तो इसका निकनेम क्या है उसको जरा देखें हम। तो इसके निकनेम की अगर बात कर लें तो इसे हम लोग कहते हैं फैक्ट्री कहते हैं। तो इसका निकनेम है प्रोटीन फैक्ट्री, इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब सवाल उठता है कि प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहते क्यों है फैक्ट्री, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रीजन। इसको प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज द, इसे हम क्या कहते हैं कि इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, इसीलिए हम कहते हैं इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम्स को। सो राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा, थर्ड स्ट्रक्चर इज
तीसरे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये भी, इसके बारे में भी बता दें कि ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट इज ए membranous structure. It is a membranous structure found, कहाँ पे होता है? Found in the nucleus. ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो इसका निकनेम क्या होगा पहले वो जान लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है इसे। तो निकनेम की अगर हम बात करें, इसकी निकनेम इसे क्या कहा जाता है, तो इसका निकनेम अगर देखें, निकनेम की अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। इसे राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। इट इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। इसको हम कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। अब सवाल ये है कि इसको राइबोसोम फैक्ट्री क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आरआरएनए की सिंथेसिस होती है। इट सिंथेसाइजेज, क्या सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइजेज आरआरएनए। ये आरआरएनए सिंथेसाइज करता है विच इज जो क्या होता है, विच इज कंपोनेंट ऑफ ये राइबोसोम का कॉम्पोनेंट होता है। आपको बताया था मैंने कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, व्हाट आर राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स आर आरएनए पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। तो ये न्यूक्लियोलस में आरआरएनए बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया क्या, कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर तो ये हो गए। उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है, चौथा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो देखिए चौथा स्ट्रक्चर इसमें जो पाया जाता है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं देखें हम, तो अगला स्ट्रक्चर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियस जैसे था, न्यूक्लियस डबल लेयर का था, लेकिन लाइसोसोम से क्या है, ये सिंगल लेयर का होगा। सिंगल लेयर पाए जाते हैं इसमें। तो इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। एक पॉइंट तो हम इसको ये भी यहाँ लिख लें, थोड़ा थोड़ी पॉइंट जानते चलें, आगे हमें काम में आएगा। तो इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होगा, सिंगल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इसे हम लोग, इसका निकनेम क्या है, तो इसका देखें, इसका जो निकनेम है वह है निकनेम, ये निकनेम, इसे इसका निकनेम क्या है, इसका निकनेम जो है वो कहते हैं सुइसाइडल बैग ऑफ डेथ। साइडल बैग ऑफ द सेल, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब ये सुइसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टारवेशन के टाइम में अपने सेल ऑर्गेनेल को भी डिस्ट्रॉय करता है। इट डाइजेस्ट इट्स ओन सेल ऑर्गेनेल, अदर सेल ऑर्गेनेल। ये सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं अदर सेल ऑर्गेनेल, उसको डाइजेस्ट करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। तो इट क्या करता है, इट एंगल्स द अदर सेल ऑर्गेनेल, द अदर सेल
organelle 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 of cell during starvation period. During starvation period, तो स्टारवेशन पीरियड में क्या करता है, ये अपने सेल ऑर्गेनेल को ही खा लेता है, एंगल्फ कर लेता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है, एंड अल्टीमेटली द सेल डाइज सेल एंड अल्टीमेटली kills the cell, ये सेल को किल कर देता है अल्टीमेटली। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसके बाद जो है वो पांचवा स्ट्रक्चर देखे इसमें, तो देखिए पांचवा स्ट्रक्चर जो है इसमें वो वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर क्या पाया जाएगा, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स की जरा बात करें तो देखिए वैक्यूल्स भी क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और सिंगल मेम्ब्रेन को इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ जानते चलें, इसको लिखते चले यहाँ पे, ये क्या होता है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है, ठीक है, द आउटर कवरिंग, ठीक है, द आउटर कवरिंग, ये जो आउटर कवरिंग होती है, द आउटर कवरिंग ऑफ vacuoles is called, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, PLAST, टोनोप्लास्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं टोनोप्लास्ट, इट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो अच्छा, अब इसका निकनेम क्या है, जरा उसकी बात कर लें, जरा निकनेम इसकी, ये क्या है, व्हाट इज द निकनेम। तो इसका अगर हम निकनेम की बात करें, निकनेम, इसे कहते क्या है हम, तो देखिए इसे कहते हैं डंपिंग स्टेशन ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड एज डंपिंग स्टेशन। इसे क्या कहते हैं, डंपिंग स्टेशन ऑफ सेल, डंपिंग डंपिंग स्टेशन स्टेशन ऑफ सेल, ऑफ सेल। तो ये डंपिंग स्टेशन इसे क्यों कहते हैं, तो देखिए डंप का मतलब क्या होता है, डंप का मतलब जानेंगे तो सब जान जाएंगे। डंप का मतलब होता है कि किसी भी वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करना, तो डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे सेल में जितने भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं और ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता है उस सेल के अंदर, उस तरह की सारी चीजें यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, डंपिंग स्टेशन कहते हैं। तो इसे डंपिंग स्टेशन क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ आपको बता रहे हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड डंपिंग स्टेशन। तो डंपिंग स्टेशन इसीलिए कहेंगे, तो देखिए इसे जो है हम लोग डंपिंग स्टेशन क्यों कहेंगे, तो डंपिंग स्टेशन इसलिए कहेंगे कि इसका रीजन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रीजन। तो अगर हम रीजन की बात करें कि व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज डंपिंग स्टेशन, तो ये कहेंगे कि इट इज का रीजन क्या हो जाएगा, इट इज द प्लेस, it is the place of accumulation of
accumulation of waste material waste material material वेस्ट मटेरियल। और वो वेस्ट मटेरियल क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, इट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेटाबोलाइट्स होते हैं। जैसे क्या क्या एग्जांपल होंगे, एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे टैनिन्स होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो देयर विल बी, जैसे कि अगर बात करें तो टैनिन्स होते हैं, लाइक टैनिन्स होते हैं, टैनिन्स। एल्कलॉइड्स होते हैं, एल्केलॉइड्स होते हैं, टैनिन्स हो गए, एल्कलॉइड्स हो गए। ये सारी चीजें हैं जिनका डिपोजिशन होता है एटसेट्रा। जैसे क्या कहते, तो ये सारी चीजें हैं जो वेस्ट मटेरियल बनती हैं सेल के अंदर, करना जरूरी है। तो वो डिस्पोज ऑफ कहाँ होता है, तो वैक्यूल्स में होता है। तो इसीलिए डंपिंग स्टेशन इसे कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डंपिंग स्टेशन। इसके बाद जो है छठा जो ऑर्गेनल है, जैसे सिक्स्थ ऑर्गेनल, देखिए इसमें जो छठा ऑर्गेनल पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक स्ट्रक्चर है, ये डबली लेयर्ड स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग, इसका निक नेम क्या है वो जरा जान लें। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसका जो निक नेम होगा इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज कॉल्ड, इसका जो निक नेम है, निक नेम, इसका जो निक नेम है उसको हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। हाउस पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। अब सेल का पावर हाउस, अब देखिए यहाँ पे सेम फिर वही बात हो गई कि पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनल जहाँ पे एटीपी बनती है, और एटीपी कैसे बनता है, तो फूड के ऑक्सीडेशन से बनता है, और फूड के ऑक्सीडेशन को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जहां पे रेस्पिरेशन होता है जिस ऑर्गेनल में, उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, अब सवाल ये है कि इसको कहते क्यों है, तो इसका रीजन देख लें। ठीक है, रीजन, तो देखिए इसको रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ, it is the site of respiration, it is the site of respiration। ये respiration का साइट है, it is the site of respiration। और respiration में भी कैसा respiration, तो aerobic respiration का साइट होता है, it is the site of aerobic respiration। और during respiration what happens, तो during respiration के टाइम में क्या होगा, during respiration glucose is oxidized, glucose is oxidized, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज oxidized in presence of O2, in presence of O2, O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, is oxidized in presence of O2, O2 in presence of O2 to release energy, to release energy in the form of ATP। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 38 एटीपी एनर्जी इज रिलीज्ड। कितनी एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है इसमें।
ठीक है। तो इस 38 एटीपी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी और ये जो एनर्जी बनती है इसको सेलुलर एनर्जी कहते हैं, और इसी एनर्जी से क्या होता है, वो सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम रिएक्शन लिखेंगे, देखिए ये C6H12, ठीक है, O6, ये जो है ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें होगा तो ये क्या बनेगा, ये CO2 और प्लस H2O बन जाता है, ठीक है, और प्लस ये 38 एटीपी एनर्जी ये रिलीज हो जाती है, एटीपी। और यही जो है क्या है, ये सेलुलर एनर्जी है, दिस इज सेलुलर एनर्जी। ये जो है वो सेलुलर एनर्जी होती है, और इसी से सेल क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं सारे फंक्शन को। सो दिस इज रेस्पिरेशन। तो ये क्या होता है, ये है इस तरह से रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है, तो इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसकी हम बात करें तो ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रियम। तो ये रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन है, माइटोकॉन्ड्रियम में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगला जो स्ट्रक्चर है, अगला जो स्ट्रक्चर, तो हम लोगों ने कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़े, एक तो देखिए न्यूक्लियस को पढ़ा हमने, देन वी स्टडीड न्यूक्लियोलस, दूसरा स्ट्रक्चर, राइबोसोम तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइसोसोम्स चौथा स्ट्रक्चर, वैक्यूल्स पांचवा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने। वैक्यूल्स के बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा स्ट्रक्चर। अब देखिए जो सातवां स्ट्रक्चर है, वो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये जो है ये सातवां स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये इसका जो निक नेम है, इसे हम, ये भी डबल मेम्ब्रेन का होता है, और इसका जो निकनेम होता है वो निकनेम क्या है, इसका जो निकनेम है, इट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं किचन ऑफ द सेल। ये सेल का किचन है, ऑफ द सेल। अब किचन ऑफ द सेल कहते हैं। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इट इज एक्सक्लूसिवली, ये भी हम यहाँ पे लिखते चले आपको, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, बाकी ये और कहीं भी नहीं पाए जाएंगे। तो इसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये रीजन क्या है, जरा देखें, इसे किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फूड की सिंथेसिस होती है। बिकॉज क्या होगा, बिकॉज फूड इज सिंथेसाइज्ड, बिकॉज फूड, फूड का मतलब स्टार्च यहाँ कह लें, जैसे स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड, इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे किससे, फ्रॉम CO2 and H2O in the presence of, in the presence of sunlight, sunlight and क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, ये इसमें सिंथेसाइज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से होगा जरा उसको देखें, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस।
ये होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर देखें तो देखिए ये CO2 है, पहले तो ऐसे देखें, ये जो है यहाँ पे देखें, ये इस तरह से देखिए, ये CO2 है, ठीक है, प्लस H2O हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या चीज़ है, एक तो सनलाइट हो जाएगा, सनलाइट, सनलाइट के बाद क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बन जाता है क्या, ये बन जाता है C6H12O6 और प्लस O2, ये ऑक्सीजन ऐसे रिलीज हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इसे कहते हैं, सिंथेसिस, इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारी चीजें होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं दिस क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फूड की सिंथेसिस होती है। और इसी कार्बोहाइड्रेट को जब, तो इसीलिए प्लांट्स को क्या है, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। तो हम लोगों ने एक कंपोनेंट ये देखा कि सेल के अंदर यानी यूकेरियोटिक सेल के अंदर कंपार्टमेंट जो बनते हैं, वो कंपार्टमेंट एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म का यूकेरियोटिक सेल में, उसकी वजह से उसकी वजह से यूकेरियोटिक सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और वो एक सेल ऑर्गेनल एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इस तरह से यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को?